मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा है। हमने साई का मान यानी कि तरंग फलन के मान बहुत सारे निकाले हैं। आज हम बात करेंगे संकरण के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन देखो नॉर्मली सबने पढ़ रखा है, सबने जो पढ़ रखा है वो वीबीटी के अकॉर्डिंग आपका sp, sp2, sp3 आपने पढ़ रखा है। वो केवल आपका थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक पोर्शन वाला होता है। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपका संकरण कैसे होते हैं, संकरण का आपकी गणनाएं कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जो उनके अंदर कोफिशिएंट्स आते हैं, मिश्र गुणांक जो आते हैं, तो गुणांकों की गणना कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3। और उसके अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या क्वांटम मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम संकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संकरण आता है उसमें केवल इतनी सी चीज़ें आती हैं कि कितना एस पर कैरेक्टर कितना परसेंट शो करता है, या कितने प्रतिशत एस कैरेक्टर पार्टिसिपेट करता है, कितना भाग होता है उसका, कितनी पार्शियलिटी होती है, कितने कक्षक बनते हैं, कितने कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, कितने नए कक्षक बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम मेन बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। देखो संकरण क्या होता है। संकरण के अंदर क्या होते हैं, दो परमाणु जो कक्षक होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके नए संकरित कक्षक बनाते हैं। तो जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कक्षक कर रहा है, दो कक्षक कर रहे हैं, तीन कक्षक, चार कर रहे हैं, पाँच कर रहे हैं, ये उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। तो जितने जो कक्षक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो ये जो कक्षक बनते हैं, जो नए कक्षक बनते हैं वो तो कहलाते हैं संकरित कक्षक। और ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है, जो कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं और उसके बाद में नए संकरित कक्षक बनाते हैं, ये जो टोटल प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम मोस्टली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक से यूज करते हैं। तो तीन ही हम संकरण पढ़ते हैं, sp, sp2 और sp3। डी वाले जितने भी संकरण हैं हम उनको अदरवाइज मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में लेते हैं। मेन जो आपके संकरण होते हैं वो sp, sp2 और sp3 होते हैं। आज हम यहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, sp के बारे में, sp2 के बारे में और sp3 के बारे में। देखिए अब तक आपने जो पढ़ रखा है उसके अंदर जैसे मान लो आपके पास में कोई एग्जांपल है, एक है बेरिलियम है, एक बोरोन है और एक कार्बन है। बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, बोरोन 5 नंबर पे और 6 नंबर पे आ गया आपका कार्बन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, इसका हो गया फर्स्ट s2 2s2, इसका हो गया फर्स्ट s2 2s आपका 2 और 2p1, ठीक है। फर्स्ट s2 2s2 और 2p2। जब केवल 1 की कंपोजिशंस होती है तब हम यहाँ पे x, y, z नहीं लेते हैं, लेकिन जब आपके पास में p ऑर्बिटल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, फर्स्ट s2 2s2 2px 2py, ठीक है। हम इस तरीके से इस कार्बन वाले को हम शो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस वैलेंस सेल की बात करते हैं तो वैलेंस सेल जो आउटर सेल होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वैलेंस सेल कहलाती है, यानी कि संयोजकता कोश। संयोजकता कोश में देखो यहाँ पे कितने हैं, 2s के अंदर एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, यानी कि दोनों स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे p वाले के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये बात हो गई हमारे कार्बन की। देखो वीबीटी के अनुसार हमारे पास में क्या होता है, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इन तीनों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो यहाँ पे देखो 2s कंप्लीट है, तो यहाँ पे संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में क्या होंगे 0, बोरोन में कितना होगा 1 और आपके कार्बन में कितने हो जाएंगे 2। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब हम इनके अणु की संरचना बनाते हैं तब इसमें देखिए मान लो हमारे पास में देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 वैलेंस सेल में संयोजकता कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2। तो कार्बन की संरचना भी वो पानी की संरचना के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन 2 संयोजकता ना प्रदर्शित करके कितना संयोजकता प्रदर्शित करता है 4, यानी कि ये कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, चतुर संयोजकता शो करता है।
जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास में बेरिलियम से रिलेटेड हमारे पास में कोई एग्जांपल है, मान लो BeCl2। अब BeCl2 की जब हम बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब बेरिलियम एक्साइटेड, ये तो हो गया नॉर्मल में क्या हो गया बेरिलियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास में एज इट इज वैसे का वैसा है। अब बेरिलियम की बात करें, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BeCl2, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, बेरिलियम को जब एक्साइटेड स्टेट में डालते हैं तो फर्स्ट S2, ये फर्स्ट सेल तो वैसी की वैसी रहेगी। जब वैलेंस सेल की बात आती है तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा, P में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास में ये दो हो गए, यानी कि एक S और एक P, यानी तो यहाँ पे संकरण कौन हुआ, sp संकरण। sp संकरण हुआ, यहाँ पे s कैरेक्टर क्या होंगे 50% और p कैरेक्टर भी कितने होंगे 50%, ठीक है। इतनी बात होने के बाद में आती है कि इन दोनों के बीच में एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। अब 180 डिग्री के एंगल बनने के बाद में यहाँ पे कितने कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कक्षक कितने होंगे, दो, एक s कक्षक हो गया और दूसरा p कक्षक हो गया। ये बात किसकी हुई, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल हम जब लेते हैं, हमारे पास में है BF3 बोरोन वाला एग्जाम्पल। बोरोन का जब ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर हम देखते हैं GS, जिसको हम लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर बोरोन जो होता है, ग्राउंड स्टेट में बोरोन होगा तो फर्स्ट S2, 2s2, 2p1, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब हम इसका देखते हैं बोरोन का, तो हमारे पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा, P के अंदर चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट S2, 2s1, 2p1 और 2py1। यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने पार्टिसिपेट हो गए, एक s हो गया और दो कितने हो गए, p के हो गए। तो यहाँ पे जो संकरण हुआ वो कौन सा हुआ, sp2 संकरण। कितने कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन, एक s का कर रहा है और दो किसके कर रहे हैं, p के कर रहे हैं, तो ये तीन पार्टिसिपेट हो गए। अब यहाँ पे s कैरेक्टर जब हम देखे जाएं तो हम देखो मैक्सिमम हम कितना मानते हैं, 100%। अगर 2 पार्टिसिपेंट है तो 2 से डिवाइडेड करते हैं और 3 पार्टिसिपेंट है तो 3 से डिवाइडेड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो हमारे पास 33.3 आएगा। तो जो s कैरेक्टर होता है वो 33.3% होगा और जो p कैरेक्टर होगा वो 66.6% के समथिंग होगा। एंगल जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो एंगल हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 3, तो वहाँ पे क्या इतना है, 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल शो होता है। मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी थ्योरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल VBT की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मैथेन वाला CH4। देखो कार्बन की वह आपको जानते हो फर्स्ट S2, 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में जब हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो देखिए फर्स्ट S2, 2s2, 2p, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1, ये तो हमारे पास में हो गए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा, कहाँ चला जाएगा, Z में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने आपके कक्षक बन गए, एक X कक्षक है और 3 किसके हैं, P कक्षक है। तो हमारे पास जो संकरण होगा वो कैसा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। परसेंटेज हम कैरेक्टर देखना चाहे तो यहाँ पे s परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये बात की है हमने सिंपल जो संकरण होता है VBT के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जिसके MOT के अंदर हम क्वांटम मैकेनिज्म का यूज़ करते हुए हम कैसे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू sp, sp2 और sp3 संकरण के अंदर हम जो गुणांक है उनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि जितने भी हमारे कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक कक्षक के लिए साइन यानी तरंग फलन का मान 1 होता है। एक कक्षक के लिए 1 साइन का मान होता है। तो 4 कक्षक हो गए तो 4 साइन का मान होंगे, अगर 3 है तो 3 साइन के मान होंगे, साइन 1 साइन 2 साइन 3, अगर 4 है तो साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 ये हमारे पास में आ जाएंगे। तो हम इसके अंदर हमने पहले एक अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा था LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर
हमने क्या देखा था कि जितने ऑर्बिटल मिलकर साई का निर्माण करते हैं यानी कि तरंग फलन बनाते हैं, तो उनका तरंग फलन उन सभी ऑर्बिटल्स का योग होता है यानी कि टोटल होता है। जैसे साई ए और साई बी बन रहा है तो उसका टोटल क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी। जो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी तरंग फलन का, ये LCA-AO मेथड या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड हमने जो पढ़ रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक इक्वेशन आती है। ये चीज़ें आपकी समझ में इजीली आ गई होगी, कैसे संकरण निकलता है, कितने % कैरेक्टर्स आते हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं और कैसे कैसे इनकी संरचनाएं होती हैं। तो हम बात करते हैं हमारे जो मेन पॉइंट जो हमारा है कि हम कैसे संकरण और संकरित कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की या गुणांकों की कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में जो संकरण होता है sp3 मानो, sp2 मानो या sp मानो, ठीक है। sp3 में कितने आपके कक्षक हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। sp2 के अंदर 3 होते हैं और sp के अंदर कितने हो गए, 2 हो गए। तो साई का जो हम मान करते हैं sp3 की, हम जब बात करें sp3 की बात के लिए हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मान लो CH4, यहाँ पे हमने वही एग्जांपल लेंगे BF3, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया BeCl2, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स ले लिए। इसके लिए हमारे पास साई का मान कितना हो जाएंगे कि देखो कितने ऑर्बिटल हैं, 4, तो साई भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। और 4 साई कैसे कैसे आएंगे, देखो हमारे पास में कौन कौन सा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इसका, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक्साइटेड स्टेट में हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विन्यास गए थे, देखो फर्स्ट s2 था, 2s2 था, 2p1, 2p1 और 2p0 था, यहाँ से उठ के चला गया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा वैलेंस सेल है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या बनेंगे, साई की वैल्यूज़ बनेंगी। तो साई की वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, देखो साई आपने पहले पढ़ी थी, साई टोटल के अंदर C1 साई जो x px या s था वो सारी चीज़ें आ गई थी। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे साई की तो वो कैसे आएगी, C1 साई 2s प्लस C2 साई 2px प्लस C3 साई 2py और प्लस C4 साई 2pz। ये हमने बात की है। हम चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी नेसेसरी नहीं होती है। इसी तरीके से हम इसकी बात करें, 2 वाले की तो बात करें तो यहाँ पे C1 साई 2s प्लस C2 साई 2px प्लस C3 साई 2py। 2 वाले की बात करेंगे तो साई इक्वल टू C1 साई 2s प्लस C2 साई 2px। 4 होंगे तो 4 मिश्र गुणांक आएंगे, C1 C2 C3 और C4 जो हैं ये क्या है आपके मिश्रित गुणांक है, मिश्रित गुणांक। ये मिश्रित गुणांक ये बोलो चाहे कोफिशिएंट बोलो, इन कोफिशिएंटों की हमें क्या करनी होती है, आगे गणना करनी होती है। तो ये जो गणना वाली चीज़ हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की, जब हम बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन C1 C2 C3 और C4 की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शर्तें होती हैं वो 3 होती हैं, वो उन शर्तों का पालन करेंगे तभी हम इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इनका गणना करने के लिए या कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में कुछ शर्तें होती हैं। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में पहली शर्त जो हमारे पास में शर्त है या कंडीशंस हैं वो पहली कौन सी हो गई कि हमारे पास जो संकरित कक्षक हैं वो प्रसामान्यीकृत होने चाहिए। संकरित कक्षक कौन से हैं, जब आपस में कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और नए कक्षक बनाते हैं तो वो कक्षक क्या कहलाते हैं, संकरित कक्षक कहलाते हैं। तो ये संकरित कक्षक हैं, ये प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि इनका नॉर्मलाइज्ड होना नेसेसरी है, ये नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए,
होने चाहिए, इनकी प्रसामान्यीकृत की शर्त लगनी चाहिए। प्रसामान्यीकरण की शर्त हमने पहले भी पढ़ी है, कुछ ऐसा पढ़ रखा होगा, साइन जो भी एक्स वाई जेड जो भी हैं डी लैम्डा स्क्वायर के अंदर जो भी आएगा उसका एक मान क्या हो जाएगा, 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये हमारी कौन सी शर्त है, प्रसामान्यीकरण की शर्त है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है कि जो संकृत कक्षक हैं वो लांबिक प्रसामान्यीकृत, लांबिक प्रसामान्यीकृत मतलब ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। और इसके लिए हमारे पास में आती हैं जैसे मान लो साइन ए, साइन बी मान लो, या साइन एस जो भी है, साइन डॉट के अंदर जो भी आएगा डी लैम्डा, उसके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी है, ऑर्थोलॉम्बिक यानी कि ऑर्थो नॉर्मल या आपका ऑर्थोगोनलिटी की शर्त जो होती है वो दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त क्या होती है हमारे पास में, जो संकृत कक्षकों की संख्या होती है, जो हमारे पास में बने हुए कक्षक है वो संकृत कक्षकों की जो संख्या होती है वो अतिव्यापन करने वाले प्रमाणवीय कक्षकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अतिव्यापन कर रहे हैं, जैसे मान लो एसपी की बात करें हम, एसपी में 2 कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो बनने वाले कक्षक की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, 3 नहीं हो सकती। sp2 की बात करें तो 3 होनी चाहिए, और sp3 की बात करें तो हमारे पास है बनने वाले संकृत कक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इन 3 शर्तों का पालन करके हमारे पास में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक जो होते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। तो बेसिक से वापस से स्टार्ट करती हूँ। हमारा क्या होता है कि जो हम संकरण की बात करते हैं तो जब परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके नए कक्षक बनाते हैं तो इन नए कक्षकों को तो बोलते हैं हम संकृत कक्षक, और जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। संकरण के अंदर हम एस कक्षक या पी कक्षक, मोस्टली हम 3 कक्षकों की 3 आपके संकरण की बात करेंगे, sp, sp2 और sp3। sp जो संकरण होता है उसमें एक एस कक्षक और एक पी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं और sp संकरण बनाते हैं जिसके अंदर एंगल 180 डिग्री का होता है, संरचना रेखीय होती है, और हमारे पास में जितने भी जो कक्षक बनते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। एस करेक्टर 50% होते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है sp2 संकरण। sp2 संकरण के अंदर हमारे पास में जो एक एस कक्षक होता है और 2 पी कक्षक होते हैं। एक एस कक्षक जो होता है हमारे पास में और 2 पी कक्षक होते हैं, तो टोटल मिला के ये अतिव्यापन करके आपस में तीनों परमाणुीय कक्षक और 3 नए संकृत कक्षक बना लेते हैं। और 3 नए संकृत कक्षक बनाते हैं तो यहाँ पे एस करेक्टर क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और एक्स करेक्टर की परसेंटेज होती है 33.3% होती है, और इसके अंदर एंगल भी थोड़ा सा कम हो जाता है, 120 डिग्रीज का एंगल आता है। संरचना आपकी वही त्रिभुजीय आती है या ट्राइंगल आती है। अब हम बात करते हैं sp3 संकरण की। sp3 संकरण में एक एस कक्षक पार्टिसिपेट करता है और 3 पी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे पास में sp3 संकरण बनता है और 4 नए संकृत कक्षक बनते हैं। इन जस्ट 4 नए संकृत कक्षक बनते हैं, एस करेक्टर डाउन हो जाता है, और भी क्योंकि 4 कक्षक बन गए जिनमें 3 पी के हैं और एक एस का है, तो एस लक्षण 25% ही रह जाता है। ये बात आती है sp, sp2 और sp3 की। एग्जाम्पल हमने दिया BeCl2 बेरिलियम जो क्लोराइड होता है उसका संकरण जो है वो sp संकरण है। BF3 उसका संकरण आ गया आपके पास में, आपका कौन सा संकरण आएगा, sp2 संकरण आएगा, और CH4 जिसको मैथेन बोलते हैं उसका संकरण कैसा आ गया, sp3 संकरण। देखिए जब हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास में इसके पास में 2 ही वैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग तो ये 2 संयुक्ता वाला होना चाहिए, लेकिन कार्बन 2 संयुक्ता के बजाय 4 संयुक्ता ज्यादा प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी संरचना जल के समान ना होकर, इसके मॉलिक्यूल्स की संरचना जल के समान ना होकर चतुर संयुक्ता प्रदर्शित करने वाले मैथेन के जैसे होती है, जिसको हम टेट्राएंगल यानी क्या बोलते हैं इसको, आपका ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसकी संरचनाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं इनके कोफिशिएंट्स के बारे में। मैंने कहा था कि जो हमने तरंग फलन की बात की थी तो प्रत्येक कक्षक के लिए एक तरंग फलन होता है, तो जैसे CH4 है उसमें 4 संकृत कक्षक बनते हैं तो 4 तरंग फलन होंगे। sp3 उसका जो आपका संकरण है, sp2 संकरण के अंदर 3 संकृत कक्षक होंगे तो इसके तरंग फलन भी 3 बनेंगे। sp संकरण के अंदर 2 आपके संकृत कक्षक बनते हैं तो तरंग फलन भी क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। जब हम तरंग फलन जो
होते हैं उनका एक इक्वेशन लिखते हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी है तरंग फलन की इक्वेशन के अंदर। LCAO मेथड जब हम यूज करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की हम जब बात करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि LCAO मेथड कहता है कि जितने भी आपके कक्षक हैं उनके सबके लिए साइन का जो योग होता है, तरंग फलनों का योग होता है, वो LCA मेथड के योग के इक्वल होता है। मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी आपके कक्षक होंगे प्रत्येक के साइन का जो योग टोटल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, LCAO मेथड कहलाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे हम मिश्र गुणांक लेते हैं C1, C2, C3, C4। ये C1, C2, C3, C4 के उसी के अकॉर्डिंग आता है जितने अपने संकृत कक्षक। अगर 4 संकृत कक्षक है तो C4 तक आएगा, 3 संकृत कक्षक है तो C3 तक आएगा, और अगर 2 संकृत कक्षक है तो आपके पास में ये C2 तक आएगा। इतनी हमारी बात होगी। तो उसके बाद हमारी जो बात हम कर रहे हैं वो है हमारी शर्तों के बारे में, कि हमारे पास में जब हम गणना करते हैं, हम जब संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना करते हैं, संकृत कक्षकों के गुणांक क्या होते हैं, यही C1, C2, C3 और C4। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इनको A1, A2, B1, B2 के अकॉर्डिंग हम इनकी गणना करेंगे। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इसके अकॉर्डिंग हम इनकी गणना करेंगे। यानी कि C1, C2, C3 ना मान के A1, A और B1, A और B के अकॉर्डिंग इसको मान के हम चलेंगे। अब हम शर्तों की बात करते हैं। जब हम गुणांकों की कैलकुलेशंस करते हैं, संकृत कक्षकों के गुणांकों की कैलकुलेशन करते हैं, तो इन संकृत कक्षकों के अंदर 3 शर्तें नॉर्मल होनी चाहिए। पहली शर्त होती है संकृत कक्षक प्रसामान्यीकृत होने चाहिए, यानी कि ये ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले होने चाहिए जिसमें साइन स्क्वायर डी लैम्डा का जब हम समाकलन करें तो उसका मान क्या है, 1 आए। ये प्रसामान्यीकरण की शर्त है जो हमने पहले भी पढ़ी थी। दूसरा होता है ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। आपका ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन या लांबिक प्रसामान्यीकरण जो होता है, या ऑर्थोगोनलिटी इसको बोल सकते हो, ऑर्थोनॉर्मलाइज इसको बोल सकते हो, ये भी हमारे संकृत कक्षक के अंदर होने चाहिए। यानी कि संकृत कक्षक लांबिक प्रसामान्यीकृत या ऑर्थोगोनलिटी वाले होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है कि जो 2 आपके पास में जो साइन होते हैं, साइन ए और साइन बी मान लो, या 2 कक्षक साइन एस और साइन पी वाले की बात करते हैं, तो उनका जो गुणनफल होता है उसका डी लैम्डा के साथ में समाकलन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये ऑर्थोगोनलिटी होती है। इसका मतलब होता है, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है कि जो दोनों कक्षक है वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे है। ये ऑर्थोगोनलिटी या लांबिक प्रसामान्यीकरण होता है। ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी के बाद में हम बात करते हैं कि जो अतिव्यापन करते हैं, जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं, उनकी संख्या संकृत कक्षकों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, या संकृत कक्षकों की संख्या अतिव्यापन करने वाले जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके इक्वल होनी चाहिए। जितने कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए कक्षक बनने चाहिए। तो ये हमारी शर्तें थी। इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना, जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, sp संकरण के बारे में, sp2 संकरण के बारे में और sp3 संकरण के बारे में। इनके कैलकुलेशंस होंगी, मिश्र गुणांकों की आप कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे ओवरलैपिंग होती है, और कैसे इनके एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और क्या क्या संरचनाएं इसकी देते हैं। विथ एग्जांपल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।